Sometimes I find a rupee in the garbage. यहाँ से एक कहानी शुरू होती है NCERT की क्लास 12 इंग्लिश की बुक्स कि कभी कभी आई फाइंड अ रुपी, मुझे पैसा मिल जाता है इन द गार्बेज। गार्बेज होता है कूड़ा करकट या कूड़े का ढेर, उसमें मुझे कभी पैसा मिल जाता है। वाई डू यू डू दिस, लेकिन ये करते क्यों हो? आई आस्क साहिब। अब देखिए, आई का यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हमने पहले भी एक दो चैप्टर में देखा है कि आई जो है, आई के दो ही तरीके होते हैं। या तो वो खुद की कहानी होती है, जैसा कि इस कहानी में है, जिसे हम जीवन कथा या ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। तो ये ऑटोबायोग्राफी की कहानी है। लेखिका है इसमें अनीस जंग। अभी आगे आगे चलेंगे हम तो आएगा। उन्होंने अपने ही ऑटोबायो जीवन में कहीं ना कहीं ये बात हुई थी, तो उन्होंने ग्राफ बनाया है, अपने जीवन की कहानी आपको बता रही है, तो इट बिकम्स ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी। तो इसमें क्या कहते हैं राइटर कि साहिब से मैंने पूछा, whom I encounter, encounter means see या meet, जिसे हम रोज देखते हैं, मिलते हैं। every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। नेबरहुड होता है आस पड़ोस, मेरे ही घर के पास जहाँ कूड़े के ढेर लगे होते थे, वो उनमें कुछ पैसे, कुछ गोल्ड, कुछ काम की चीज ढूंढता रहता था। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, बहुत पहले ही उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिडेस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, और हमारा साहिब ढाका से आता है। ढाका इज द कैपिटल ऑफ बांग्लादेश, और वहाँ पर भी ग्रीन फील्ड्स, हरे हरे इनके खुद के खेत होते थे। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और अब तो उसको नहीं है, याद भी नहीं अपना घर। डिस्टेंट, दूर दूर तक कहीं भी उसकी यादों में, उसके मानसिक पटल पर उसे कभी भी अपना घर याद नहीं आता है। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफान आए थे। दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, ना केवल खेतों को बहाकर ले गए, बल्कि उनके घरों को भी तहस नहस कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, और ये बातें उनकी माता जी ने उन्हें बताई हैं। दैट इज़ वाई दे लेफ्ट, और उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी, किसी बड़े शहर में अपना कोई काम धंधा। देखिए, गोल्ड एक बार पैसे के लिए यूज हुआ है और एक बार काम धंधे के लिए यूज हुआ है। कि कोई भी जीवन यापन का कार्य करने के लिए, गोल्ड ढूंढने के लिए, सुनहरी जीवन ढूंढने के लिए वो दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ जाते हैं। वेयर ही नाउ लिव्स, जहाँ वो आजकल रह रहे हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, वो कहता है कूड़े के ढेर में तो मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि दूसरा कोई काम हमें मिलता नहीं है। लुकिंग अवे, और ये कहते कहते वो दूसरी तरफ देख रहा होता है, मानो कि उसे यह कार्य पसंद ही नहीं हो। उसे घिन भी आती है, उसे अपने आप से शर्म भी आती है, लेकिन पेट की आग उन्हें यह सब करने के लिए मजबूर कर देती है। गो टू स्कूल आई से ग्लीबली, गली होता है हैप्पी, खुश होकर थोड़ा सा। मैंने उनसे पूछा कि क्यों स्कूल क्यों नहीं जाते। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और ये सब जानते हुए कि कितनी छोटी सी बात मैं उनसे कर रही हूँ। कारण क्या है कि जब तक पेट भरा ही नहीं होगा, तब तक क्या तो स्कूल करेगा और क्या वो लोग सोचेंगे। देर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, लेकिन जवाब आता है कि कोई स्कूल नहीं है हमारे आस पड़ोस में। वेन दे बिल्ड वन आई विल गो, और अब यहाँ सरकार से, ब्यूरोक्रेसी से एक अपील भी की गई है कि जब वो लोग स्कूल बना देंगे
बिल्ड वन, कोई भी एक स्कूल बना देंगे, आई विल गो। वो प्रॉमिस करता है कि स्कूल जाना कौन नहीं चाहता, एक बार स्कूल तो हो। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क। और लेखिका कहती है कि अगर मैं एक स्कूल बना दूं तो क्या तुम आओगे? हाफ जोकिंगली, और वो मजाक में ही यह बात पूछ रही है, लेकिन साहिब इस बात को सीरियसली लेता है और कहता है यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। वो तो हाफ जोकिंग थी, लेकिन ये पूरा हंसकर कहता है मैं जरूर आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी। कुछ दिन की बात है, मैंने देखा तो वो दौड़कर मेरे पास आ गया। इज योर स्कूल रेडी? क्या तुम्हारा स्कूल तैयार है? इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल, इतनी जल्दी नहीं बनता, लॉन्ग टाइम चाहिए। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। और ऐसा वायदा जो मैं करना नहीं चाहती थी करके मैं भी काफ़ी दुखी हुई, निराश हुई। बट प्रोमिसेस लाइक माइन अबाउंड इन एवरी कॉर्नर, लेकिन जीवन के हर कोने में ऐसे ऐसे प्रॉमिस फैले हुए हैं। हिज ब्लीक वर्ल्ड, और ये जो संसार ही ऐसा है, झूठे वायदे चलते रहते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम। कई महीनों के बाद मैंने उनसे नाम पूछा तो वह बोलता है, ही अनाउंसेस साहिब ए आलम, मेरा नाम है साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो वट इट मीन्स, हालांकि इसका मतलब भी उसे नहीं पता। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसका मतलब तो था पूरे के पूरे यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का मालिक। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, शायद वो इस बात पर विश्वास भी न करता। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends. और स्ट्रीट्स में वो अकेला नहीं है, उसके साथ बहुत सारे दोस्त हैं, और उसे अपने नाम का मतलब भी नहीं पता था। इस बात से अनअवेयर होके, अनभिज्ञ होकर भी वो दोस्तों के साथ घूमता रहता है। एन आर्मी, और वो पूरी की पूरी एक फौज थी। बेयर फुट बॉयज, सभी लड़के नंगे पैर थे। बेयर फुट मीन्स नंगे पैर दौड़ते हुए वो बहुत सारे बच्चे। हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, जो सुबह आने वाले पक्षियों की तरह अचानक से वहाँ पर अवतरित हो जाते। एंड डिसअपीयर एट नून, और दोपहर को गायब हो जाते, शायद दोपहर को अपने घर खाना खाने के लिए। ओवर द मंथ्स, कई महीनों से मैं देख रही थी, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, और मैं लगभग उनमें से हर बच्चे को पहचानने लगी थी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, मेरा दूसरा सवाल। याद रहे कि पहला सवाल था कि स्कूल जाओगे? सरकार नहीं बनाती, मैं बना दूं तो क्या चले जाओगे? हाँ, हम पक्का आएंगे। और दूसरा सवाल, तुम सभी बच्चे चप्पल क्यों नहीं पहनते? आई आस्क वन, एक से मैंने पूछा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, वो कहता है कि ऊपर अलमारी के ऊपर सेल्फ पर रखे हुए हैं, और मेरी माँ उन्हें नीचे उतार कर नहीं देती, और मेरा हाथ ऊपर जाता नहीं है। ही आंसर्स सिंपली, इतना साधारण सा उत्तर वो दे देता है। इवन इफ शी डिड, ही विल थ्रो देम ऑफ, और अगर माँ भी दे देगी तो ये बदमाश, ये शैतान उनको फेंक देगा। एड्स अनदर, एक और बच्चा कहता है, हु इज वियरिंग शूज, जिसने शू पहन रखे हैं, दैट डू नॉट मैच, जो आपस में मिलते भी नहीं हैं। एक पैर में दूसरा जूता और दूसरे पैर में कोई और ही जूता। When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes. और जब मैंने कमेंट किया कि ये अलग अलग जूते क्यों पहने, तो वो कहता है मुझे जूते चाहिए चाहे कैसे भी हों। सेज अ थर्ड बॉय,
who has never owned a pair all his life। और एक तीसरा बच्चा यही बात कहता है जिसने पूरे जीवन में कभी जूते नहीं देखे थे। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। मैं, क्योंकि लेखन मेरा व्यवसाय था, ट्रैवल करती रहती थी, पूरे देश में घूमती रहती थी, और मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा था जो नंगे पैर थे, इन सिटीज़, शहरों में भी, ऑन विलेज रोड्स, और गाँव में भी। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन। यह तो अब एक प्रथा बन गई थी, ट्रेडिशन बन गया था कि सभी बच्चे एक कस्टम के अकॉर्डिंग, एक प्रथा के अकॉर्डिंग नंगे पैर रहते थे और उन्हें इसकी आदत बन गई थी। इज़ वन एक्सप्लेनेशन। एक ने जवाब दिया, किसी भी एक ने। आई वंडर, मैं भी हैरान हूँ। अब देखिए ये फ़ोटो दिया गया है, ये बड़ी बिल्डिंग दिखाती है, बड़े शहर को, और ये बच्चा पीछे अपने कोई भी बोरी डाले हुए हैं, और यहाँ तक कि उनकी बोरी भी फटी हुई है, नंगे पैर है, और इनके साथ बहुत से बच्चे हैं, पूरी की पूरी आर्मी। लेखिका उनको कहती है। ये था पेज नंबर 14 फ्लेमिंगो बुक से। और अब हम आगे चलते हैं पेज नंबर 15 पर। लेखिका क्या कहती है? If this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। हो सकता है यह तो गरीबी को ढकने का एक जरिया मात्र हो, एक बहाना हो, ताकि उनकी गरीबी के बारे में किसी को कुछ भी पता ना चले। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडीपी वंस टोल्ड मी। उडीपी से ही एक आदमी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल। स्कूल जाता था। पास्ट मीन्स नियर, जो कि एक मंदिर के पास था। वेयर हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, और उसके पिता जो थे वो मंदिर में पुजारी थे। वो स्कूल में पढ़ लेता। पिता पुत्र इकट्ठे चले जाते। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी में खुशवंत सिंह और उनकी दादी इकट्ठी जाती थी। दादी मंदिर में कहानियाँ पढ़ लेती, पुराने ग्रंथ पढ़ लेती, बेटा स्कूल में पढ़ लेता, और फिर दोनों वापस आकर पढ़ने लग जाते। He would stop briefly at temple and pray for a pair of shoes। वो बच्चा रोज टेम्पल में रुकता और भगवान से जूतों के लिए प्रार्थना करता। 30 years later I visited his town and the temple। मैं कोई 30 साल के बाद वहाँ गई होंगी। Which was now drowned in an air of desolation। जो अब पहले से काफ़ी बदल गया था। इन द बैक यार्ड वेयर लिव्ड अ न्यू प्रिस्ट। नया पुजारी आ गया था। देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स। मंदिर में भी प्लास्टिक की कुर्सियाँ आ गई थी। ए यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म। एक बच्चा था जिसने स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वो भी ग्रे कलर की। वियरिंग शॉक्स एंड शूज़, जूते थे, जुराब थी। एंड अराइव्ड पांटिंग एंड थ्रू हिज स्कूल बैग ऑन अ फोल्डिंग बेड। भागता भागता घर आता है, स्कूल बैग को बेड पर फेंकता है। बेड भी कैसा? फोल्डिंग, जो कि इकट्ठा किया जा सकता था। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेंबर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस। इस बच्चे को जूतों में देखकर मुझे वो बच्चा याद आया जिसने देवी माँ से प्रार्थना की थी। When he had finally got a pair of shoes, और जब उसे जूते मिले, let me never lose them। और उसी देवी से प्रार्थना की कि अब मुझे जूते मिल गए हैं, काश मुझे दोबारा ये जूते कभी भी गुम ना हों। The goddess had granted his prayer। Young boys like the son of the priest now wore shoes। ऐसे बच्चे तो जूते पहने हुए हैं, but many other like the rag pickers in my neighborhood रिमेन शूलेस। लेकिन आज भी असंख्य बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में जूते पहन कर नहीं देखा।
माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पीकर्स, एक्वेंटेंस होती है जान पहचान, लीड्स मी टू सीमापुरी, और धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये सब लोग सीमापुरी से आते हैं। अ प्लेस ऑन द पेरिफरी, पेरिफरी होता है सीमा ऑफ दिल्ली, दिल्ली के सीमावर्ती क्षेत्र में, सीमा में ही एक कॉलोनी थी जिसका नाम था सीमापुरी। शायद इसीलिए उसका नाम सीमापुरी रखा गया है क्योंकि वो दिल्ली की सीमा पर है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, लेकिन दिल्ली से तो बहुत दूर है, मेटाफोरिकली, और मेटाफोरिकली भी क्योंकि दिल्ली के धन दौलत से बहुत दूर, दिल्ली की चकाचौंध से बहुत दूर। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971, और सीमापुरी में अधिकतरी बांग्लादेशी थे जो 1971 में यहाँ आए थे। साहिब जी फैमिली इज अमंग देम, इनका परिवार भी उन्हीं में से एक था। सीमापुरी वॉज देन अ विल्डरनेस, इट स्टिल इज, उस समय भी वो लगभग विल्डरनेस में ही थी और आज भी है, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, मिट्टी के घर बने हुए हैं, विद रूफ्स ऑफ टीन, टीन की छतें हैं, एंड टेरापोलिन भी बिछा हुआ है, डिवॉइड ऑफ सीवेज, कोई सीवेज फैसिलिटी नहीं है, ड्रेनेज, बारिश का पानी बाहर निकलने के लिए कोई ड्रेन नहीं बनी हुई है, फॉर रनिंग वाटर, लिव 10,000 रैग पीकर्स, और लगभग 10,000 कूड़ा उठाने वाले बच्चे और बड़े वहाँ रहते हैं। दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, लगभग 30 साल होने को हैं, विदाउट एन आइडेंटिटी, विदाउट परमिट्स, बट विद राशन कार्ड्स, राशन कार्ड तो बने हैं लेकिन और इनके पास कुछ भी नहीं है। दैट गेट देम देयर नेम्स ऑन वोटर लिस्ट, उसी से वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है, एंड एनेबल देम टू बाय ग्रेन, और राशन कार्ड से ही वो अनाज खरीदने के काबिल हो जाते हैं, सरकारी अनाज, कम दरों पर अनाज उन्हें मिल जाता है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, भोजन बहुत इम्पोर्टेंट है, फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी, और पहचान तो उन्हें चाहिए भी नहीं क्योंकि जिंदा रहने के लिए आई कार्ड नहीं, भोजन चाहिए, और भोजन उन्हें मिल रहा है। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे वी कैन फीड आवर फैमिलीज, अगर हम अपने परिवार को खाना खिलाने लायक हो जाएं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एचिंग स्टॉमक, और पेट की भूख मिट जाए, दर्द भरे पेट के साथ नहीं सोना पड़े, वी वुड रादर लिव हियर देन इन द फील्ड्स दैट गेव अस नो ग्रेन, और बांग्लादेश में जो उनके फील्ड थे वो तो भोजन भी नहीं देते थे, अब यहाँ कम से कम भोजन तो मिल रहा है। से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटर्ड साड़ीज, कटी फड़ी साड़ीज पहने एक औरत ने कहा कि भोजन हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्हेन आई आस्क देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जब मैंने पूछा हरे भरे खेत क्यों छोड़े, वट एवर दे फाइंड फूड वेयर एवर, जहाँ पर भोजन मिलेगा, दे पिच देयर टेंट, वहीं टेंट लगा लेते हैं, एंड बिकम ट्रांजिट होम्स, ट्रांजिट कैंप की तरह जिन्हें समय आने पर बदला जा सके, ट्रांसफ़र किया जा सके, ऐसे घरों में ये लोग रहते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इन्हीं में बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और जीवन यापन में वो भी सहयोगी बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग, और सीमापुरी में तो सिर्फ कूड़ा उठाकर ही जिया जा सकता है और कोई काम इस क्षेत्र में नहीं मिलता। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, ये तो पिछले कुछ सालों में एक कला की तरह, फाइन आर्ट ललित कला की तरह बन गई है कि जिन बच्चों को अच्छे से गार्बेज पिकिंग आता है, जो इस कला में निपुण हो गए हैं, उनके लिए जीना कोई मुश्किल काम नहीं रह गया है। गार्बेज टू देम इज़ गोल्ड, ये तो उनके लिए सोने की तरह है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड,
और रोज की रोटी उनकी इसी से चलती है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, इसी से उनके सर पर छत आई है। इवन इफ इट इज़ अ लीकिंग रूफ, भले ही वो बारिश में लीक क्यों ना करती हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज़ इवन मोर, लेकिन एक बच्चे के लिए तो यह भी ज़्यादा है। कम से कम छत तो है। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, ये वही बात आ गई है जो उसने शुरू में कही थी। इवन अ 10 रुपी नोट, लेकिन कई बार तो 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहिब सेज, हिज आईज लाइटिंग अप, और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डू नॉट स्टॉप स्क्राउंजिंग, और कई बार तो सिल्वर का कॉइन भी अगर मिल जाए तो क्या तुम इन सब छोड़ दोगे? डोंट स्टॉप, नहीं छोड़ते। फॉर देर इज ए होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि फिर एक आशा जन्म लेती है कि जब एक सिक्का मिला है तो दूसरा भी मिलेगा। It seems that for children garbage has a meaning different, बच्चों के लिए तो इसका मानो मीनिंग ही कुछ और हो। ये देखिए, ये राइटर है अनीश जंग। सूर्य चमक रहा है, ये पीछे घर दिखाई दे रहे हैं, और ये साहिब है। ये देखिए कैसा पोज बनाया हुआ है, हाथ बनाया हुआ है। वो कहता है करें तो क्या करें, हम क्या करें, हम भी मजबूर हैं, हम कुछ और कर नहीं सकते, हमारे लिए यही कूड़े का ढेर सब कुछ है। मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, पेरेंट्स के लिए कुछ और है, बच्चों के लिए कुछ और है। फॉर चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो ये किसी हैरानी से कम नहीं है। फॉर द एल्डर्स इट मीन्स ऑफ सर्वाइवल, बच्चों के लिए तो ये सिर्फ एक खेल है कि देखो आज किसको कितने रुपए मिलते हैं, लेकिन बड़ों के लिए तो ये उनके जीवन यापन का एक तरीका है। On one winter morning, I see साहिब standing by the fenced gate. एक सुबह तो वो गेट पर ही खड़ा था। क्या कारण रहा होगा कि उसे गेट पर खड़ा होना पड़ा। Of the neighborhood club, watching two young men dressed in white playing tennis. वो वहाँ टेनिस खेलते हुए सफ़ेद वस्त्रों में दो यंग मैन को देखता है। I like the game, उसे भी गेम बहुत पसंद है। ही हम्स कंटेंट टू वॉच इट, लेकिन कंटेंट होता है सेटिस्फैक्शन, खेल पाता नहीं है तो उसे संतुष्टि मिलती है, संतोष मिलता है सिर्फ दूर खड़े होकर टेनिस खेलते हुए लोगों को देखने में। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, वो कहता है जब कोई गार्ड नहीं होता तो मैं अंदर भी चला जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और कई बार मैं झूला भी झूल लेता हूँ क्योंकि गेट कीपर से मेरी दोस्ती हो गई है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़ पहने उन्होंने भी, दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट, बिना रंग की, बुरे रंग की शर्ट्स पर बड़े अजीब से लगते हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, फिर वो बताता है कि ये किसी ने मुझे दान में दिए हैं, डोनेट किए हैं। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय, किसी अमीर बच्चे के फेंके हुए शूज़। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, जिसने कि मना ही कर दिया, बिकॉज ऑफ अ होल, क्योंकि उसमें एक छोटा सा सुराख आ गया था। Does not bother him for one who has walked barefoot, लेकिन जो नंगे पैर चलने वाले बच्चे हैं उनके लिए एक छोटा सा हॉल या सुराख कोई मायने नहीं रखता, ना ही ये उन्हें परेशान करता है, बोदर करता है। बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली इज़ आउट ऑफ हिज रीच, लेकिन ये खेल तो अमीरों का खेल है, ये उसकी पहुंच से भी बहुत दूर है। दिस मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बॉथ, दूध की दुकान की तरफ वो आगे बढ़ देता है। इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर, स्टील का कुछ बर्तन उसके पास है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, और वो बताता है अब मैं चाय की दुकान पर काम करने लगा हूँ। पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, दूर से ही इशारा करता है। आई एम पेड 800 रुपीज़, 800 रुपये मिलते हैं।
एंड माई मील्स, और मुझे खाना भी मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, लेकिन क्या पसंद है? आस्क आई, लेखिका पूछ ही लेती है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफ्री लुक, लेकिन अब उसके चेहरे का सारा तेज चला गया है, वो केयरफुल लुक भी चली गई है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, जो वो प्लास्टिक की बोरी उठाता था उससे भी भारी बैग अब उसने उठा रखा है। ही वुड कैरी, जिसे वो अक्सर उठाए रखता था। ओवर हिज शोल्डर, द बैग वॉज हिज, बैग तो उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, लेकिन ये कैनिस्टर तो उसका है जिसकी वो शॉप है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और अब साहिब अपना मालिक नहीं रह गया है। किस तरह से परिवर्तन आता है बच्चों के जीवन में। एक रैग पीकर पैसे ढूंढने वाले, कबाड़ में से जुगाड़ करने वाले, कुछ ढूंढने वाले बच्चे, जब उन्हें किसी दूसरे की दुकान पर काम लगा दिया जाता है, एक चीज़ तो ख़त्म हो जाती है, एक सामाजिक बुराई तो ख़त्म हो जाती है कि किस प्रकार से उन्हें गंदे कामों से छुटकारा मिल जाता है। लेकिन दूसरी सामाजिक बुराई शुरू हो जाती है, चाइल्ड लेबर। छोटे छोटे बच्चों को चाय की दुकान पर, पंक्चर की दुकान पर, या इवन सम स्मॉल ऑड जॉब्स, छोटी मोटी पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, और पता नहीं क्या क्या उन्हें करना पड़ता है अपने जीवन यापन करने के लिए। आगे चलते हैं। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, ये दूसरी कहानी शुरू हो गई है। मुकेश, ये दूसरा बच्चा शुरू हो गया है। साहिब की कहानी के बाद लेखिका बिना किसी ब्रेक के एक और बच्चे की कहानी सुनाती है। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर, ये जो ओन मास्टर की बात साहिब की आई थी, ऐसा ही एक और बच्चा लेखिका को याद आ जाता है कि मुकेश भी अपना खुद का मालिक बनना चाहता था, अपना खुद का कार्य करना चाहता था। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस, वो कहता है मैं बड़ा होकर मोटर मैकेनिक बनूंगा। देखिए, सपने हैं, बच्चा चाहे अमीर का हो चाहे गरीब का हो, अपने जीवन के हसीन सपने हर किसी ने बुन रखे होते हैं। डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, आई आस्क, मैंने पूछा। आई विल लर्न, वो कहता मुझे कुछ नहीं आता लेकिन मैं सीख लूँगा। लुकिंग स्ट्रेट इन टू माई आइज, लेकिन वो सीधा मेरी आंखों में देखता है और उसकी आंखों में मुझे वही आत्मविश्वास नजर आता है जो मैंने कभी साहिब की आंखों में देखा था। दैट फिल हिज टाउन फिरोजाबाद, देखिए क्या आता है। हिज ड्रीम, जो उसका सपना था, लाइक अ मिराज, वो तो एक मिरेज की तरह थी। मिरेज देखिए क्या होता है, मिरेज होता है मृग तृष्णा। अब मृग तृष्णा क्या होता है वो बात कर लेते हैं। जब भी आपने कभी देखा हो, पहले आपकी बात करते हैं फिर ओरिजिनल बात करेंगे। गर्मियों में कई बार सड़क पर आपको कुछ पानी गिरा नजर आता है। जैसे ही आप पास जाते हो वहाँ कोई पानी नहीं होता, और वही पानी कुछ और दूरी पर नजर आता है। ये कुछ नहीं होता, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फिजिक्स या विज्ञान का एक फंडा है कि कई बार एक ऐसे एंगल पर सूर्य की रोशनी टकराती है, ऐसी कोण पर टकराती है कि वो टोटली पलट जाती है और हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती। जब वो रोशनी हमारी आंखों तक नहीं पहुंचती तो हमें वहाँ कुछ अंधकार नज़र आता है, और वो अंधकार हमें पानी जैसा दिखता है। अब इसे मृग तृष्णा क्यों कहा गया? क्योंकि जैसे ही हम इस पानी तक पहुंचते ये पानी आगे दिखता है। जैसे कोई मृग पानी की तलाश में, तृष्णा में, प्यास में भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। यही काम होता है रेगिस्तान में। तो मुकेश कहता है कि जो उसका शहर है फिरोजाबाद,
फेमस फॉर इट्स बैंगल्स, वहाँ की चूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। ऐसा कोई परिवार नहीं है जिसका कोई सदस्य चूड़ियाँ बनाने में ना लगा हो। उनका व्यवसाय ही ये था। फिरोजाबाद इज़ वेल नोन फॉर द बैंगल्स। इट इज़ अ सेंटर ऑफ इंडियाज़ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। यह पूरे भारत की जो ग्लास शीशे की चूड़ियाँ बनती हैं, कंच की चूड़ियाँ, उसकी जो इंडस्ट्री है उसका मेन केंद्र बिंदु है, सेंटर है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस, जनरेशन होती है पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों का यह व्यवसाय भी है और वहाँ हर परिवार इसी काम में लगा हुआ है। आगे देखते हैं। Working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ऐसा लगता है कि पूरे विश्व में वहीं सारी की सारी चूड़ियाँ बन रही हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। मुकेश का परिवार भी उन्हीं में से एक है। None of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces. वही बात जो पीछे साहिब आलम के साथ आई थी। चाइल्ड लेबर, 14 साल से कम बच्चों से काम कराना कानूनन अपराध भी है, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ भी है। और आइए अब ये सही समय है जब हम इस कहानी के शीर्षक का महत्व जान लें। पाठ का नाम है द लॉस्ट स्प्रिंग। स्प्रिंग होता है वसंत ऋतु, जहां पूरा मौसम हरियाली से भर जाता है, पेड़ों पर नए पत्ते आते हैं, जीवन में चारों ओर खुशी ही खुशी का माहौल बन जाता है। और यहाँ पर देखिए, पहले साहिब का जीवन वह भी बेकार हो जाता है और अब मुकेश का जीवन ये भी चाइल्ड लेबर या बाल मजदूरी का शिकार बन जाता है। हाई टेम्परेचर